नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, चिल्ड्रन कैन बी फुली टॉयलेट ट्रेन्ड बाय द एज ऑफ। बच्चों को डैश की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की अवधारणा जो है, शौचालय प्रशिक्षण की जो अवधारणा है, वो हमें देखने को मिलता है फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। जब हम फ्रायड का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, जब हम फ्रायड का मनोलैंगिक विकास देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत वो टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग की बात किसमें करते हैं फ्रायड? तो टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं सेकंड स्टेज में। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलता है ओरल, हमारे पास स्टेज है मुखीय अवस्था जो जन्म से 1 वर्ष की देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरी हमारे पास है एनल स्टेज, गुदीय अवस्था जो हमारी 1 से 3 वर्ष में है। अब क्योंकि इसमें पूछा गया है फुल्ली ट्रेनिंग, पूरी तरह से बात की गई है, तो यानी ये सेकंड स्टेज के एंड पे होगी, तो इसलिए आंसर यहां पर 3 इयर्स होगा, 3 वर्ष होगा। यानी जब गुदीय अवस्था को बच्चा कंप्लीट करता है, एनल स्टेज को बच्चा कंप्लीट करता है, तब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। वहीं पर बाकी अवस्थाओं की हम बात करें तो थर्ड स्टेज हमें देखने को मिलता है फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था जो 3 से 6 वर्ष है। फिर चौथी हमें देखने को मिलती है लेटेंसी स्टेज, सुसुप्त अवस्था जो 6 साल से वयः संधि तक देखने को मिलती है, प्यूबर्टी तक देखने को मिलती है। और फिर 5वीं अवस्था है हमारे पास जीनाइटल स्टेज, जननांगीय अवस्था, और ये फ्रॉम प्यूबर्टी टू द डेथ होती है। ये वयः संधि से मृत्यु तक की अवस्था हमें देखने को मिलती है। तो यहां पे उत्तर हमें तीसरा देखने को मिलता है जो कि 3 इयर्स है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? व्हाट टाइप ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट डज एरिक्सन प्रपोज? तो एरिक्सन का सिद्धांत अगर हम देखते हैं तो एरिक्सन का सिद्धांत है साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास, जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट पे डिपेंड करता है, हमारे सामाजिक द्वंद्व पे डिपेंड करता है। इसको ये सोशल क्राइसिस का नाम देते हैं। तो यहां पर जो सोशल क्राइसिस है हमारा, या लाइफ क्राइसिस कह लेते हैं उसको, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइफ क्राइसिस, जीवन संकट कहते हैं। तो जीवन संकट हमारा कैसे सामाजिक विकास करता है, इसके ऊपर निर्धारित हमें देखने को मिलता है। वहीं पर हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो कॉग्निटिव थ्योरी कौन दे रहे हैं? तो कॉग्निटिव थ्योरी हमें देते हैं प्याजे, वाइगोस्की। अगर हम लर्निंग थ्योरी के ऊपर बात करें तो ये देते हैं वॉटसन, ये देते हैं थॉर्नडाइक, कोहलर। वहीं पर हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी की बात करें, मनोलैंगिक सिद्धांत की बात करें तो ये देते हैं फ्रायड। तो उत्तर यहां पर हमें चौथा देखने को मिलता है साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखें। What memory is used to remember how to make a paper plane? पेपर प्लेन बनाने की, तो हम पेपर प्लेन कागज को मोड़कर बनाते हैं। पेपर प्लेन ये हमारे पास क्या है? ये पेपर फोल्डिंग टेक्निक है हमारी, ये पेपर फोल्डिंग से बनता है। ये कागज को मोड़ने के
तरीके से बनता है। तो जो हमारी इस तरह की स्किल होती है, जो कि मोटर डिपेंडेंट स्किल होती है, गामक आधारित कौशल होता है, ये सभी का सभी हमारा प्रोसीजरल मेमोरी होता है, प्रक्रियात्मक स्मृति होती है। वहीं पर सीमेंटिक मेमोरी की हम बात करें तो सीमेंटिक मेमोरी हमें क्या देखने को मिलेगी, ये सीमेंटिक मेमोरी हमें देखने को मिलती है जो कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी होती है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या देखते हैं, टेक्स्ट बेस हमारी शब्द आधारित, इसे हम सीमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। वहीं पर आइकॉनिक मेमोरी जो होती है वो विजुअल होती है, चाक्षुष मेमोरी होती है, और जो इकोई मेमोरी होती है वो हमारी साउंड मेमोरी होती है, ये हमारी ध्वनि स्मृति होती है। और ये दोनों ही सेंसरी मेमोरी का हमारा ये संवेदी स्मृति का हिस्सा है, ये दोनों ही सेंसरी मेमोरी का हिस्सा है। तो सिमेंटिक और प्रोसीजरल मेमोरी ये दोनों हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। जब हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही हमारी एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है, दीर्घकालिक स्मृति का हिस्सा है। उत्तर यहां चौथा है जो कि हमें प्रोसीजरल मेमोरी देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। एक्सरे रेडिएशन इज एट्रीब्यूटेड एज द मेन कॉज ऑफ विच डिसऑर्डर। एक्सरे विकिरण से कौन से विकार के मुख्य कारण में जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक्सरे विकिरण अगर लंबे समय तक गर्भवती महिलाओं को होता है, जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उनको ज्यादा समय तक एक्सरे के एक्सपोजर में रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा ज्यादा समय, इसीलिए आप देखेंगे कि पहले से ये सूचित किया जाता है जब आप एक्सरे करवाने जाएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम लोअर रेंज का एक्सरे करते हैं, हाई रेंज का एक्सरे नहीं करते, इसलिए वहां डिक्लेयर करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को कि प्रेगनेंसी है, हम गर्भाधारण में, और इसीलिए एक्सरे में सावधानी बरती जाए। तो जो बच्चा होता है उसको हम लघु शीर्षता कहते हैं, माइक्रोसेफेली कहते हैं। इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप्स, इसमें मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, और मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। इसके कारण जब बच्चा पैदा होता है तो उसका छोटा सिर होता है। सो स्मॉल हेड, जो एक नॉर्मल हेड होता है हमारा, सिफेल होता है, नॉर्मल सिर होता है, उससे छोटा सिर दिखेगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है उसके कारण हमारा सिर का विकास होता है। तो सिर का विकास नहीं हो रहा होता, छोटा सिर देखने को मिलता है। नॉर्मली हमारा सिर इस आकार का होगा तो इसका सिर इस आकार का हमें देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सिर होगा और बच्चे का शरीर बड़ा होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं लघु शीर्षता है। यहां पर फिर हम देखें कि मोंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म और हाइड्रोसेफेलस, ये भी तीन हमें डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। मोंगोलिज्म यानी डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम का हमारे लिए नाम है, जो कि 21st ट्राइसोमी होता है। 21st ट्राइसोमी क्या है, तो जो हमारे विभिन्न हमें देखने को मिलते हैं जीन्स होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, 46 क्रोमोसोम मनुष्य के पाए जाते हैं सेल में, मनुष्य की कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि 21वां जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं 21 के। इसके कारण बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता, इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये 21वीं ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं क्रेटिनिज्म की, तो क्रेटिनिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। अति थायराइड के कारण यह होता है। अति थायराइड के कारण जो बौनापन देखने को मिलता है, जैसे ही थायराइड की मात्रा ज्यादा होने लगती है उसके कारण बच्चे का विकास जो है वो क्या देखेगा, वो हमें सॉरी हाइपो मैंने कहा अति, ये लघु निम्न थायरिज्म है। जो हमें थायरिज्म हाइपो यानी कम दिखेगा, तो कम के कारण क्या होगा, उसका विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, थायराइड की मात्रा कम है, और थायराइड की मात्रा कम है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम निम्न थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। फिर हाइड्रोसेफेलस,
जब मस्तिष्क का बुखार हो जाता है, जब हमें ब्रेन फीवर देखने को मिलता है, या किसी अन्य कारण से जब ब्रेन में फ्लूइड भर जाता है, जब मस्तिष्क में द्रव भर जाता है, तो उसके कारण सिर बड़ा होने लगता है बच्चे का। और जब सिर बड़ा होने लगता है तो इसे कहा जाता है हाइड्रोसेफेलस, जल शीर्ष कहा जाता है। ब्रेन में ब्रेन फीवर के कारण हो सकता है, मस्तिष्क के बुखार के कारण हो सकता है, या कोई अन्य कारण हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहां उत्तर माइक्रोसेफेली है, जो कि एक्सरे के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है। क्रेटिनिज्म जो है वो थायराइड के खराब होने के, बच्चे में थायराइड के खराब होने के कारण होता है। और हाइड्रोसेफेलस ब्रेन फीवर या ब्रेन की किसी और बीमारी के कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What is the term used to describe the person that a child observes and possibly imitates in observational learning? उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में जिस सोशल मेंबर की, सामाजिक सदस्य की बच्चा नकल उतारता है या जिसे अनुकरण करना कहते हैं, उसको नाम दिया बंदूरा ने मॉडल का, उसे प्रतिमान का नाम दिया। किसका? तो ये बंदूरा की थ्योरी है। कौन सी? तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें बच्चा एक सामाजिक सदस्य को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण करता है। इस तरह के अधिगम को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नाम दिया उन्होंने। इसको नाम दिया उन्होंने प्रेक्षण अधिगम या अवलोकन अधिगम, प्रेक्षणीय अधिगम नाम दिया। और जिसका व्यवहार बच्चा अनुकरण करता है, उस व्यक्ति को उन्होंने मॉडल का नाम दिया। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे। खासकर जैसे जैसे हमारे पास डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, तो डिसऑर्डर का एक इसमें क्वेश्चन था जिसमें हमने 4 डिसऑर्डर्स को भी देखा था। तो उम्मीद करता हूं कि जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब ने कुछ ना कुछ नया इसमें सीखा होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।